नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, गुड़ी पाड़वा के दिन राज ठाकरे ने जो मुंबई में एक बड़ी रैली की थी और उसके बाद उन्होंने और 2 रैलियां की। हनुमान चालीसा का मामला उठाया, मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे उसका मामला उठाया और उसके बाद जो बवाल खड़ा हो गया उससे एक भूचाल आया है। और ये भूचाल महाराष्ट्र के राजनीति में आया है, लेकिन इसके पड़साद जो होते प्रतिक्रियाएं वो देश भर हमको देखने को मिल रही है। तो इससे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो सकता है, ऐसा सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पूछा कि तुम्हारा अंदाज़ा क्या है, महाराष्ट्र में क्या राजनीति में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो गिर सकती है क्या, महाराष्ट्र में सत्ता बदल हो सकता है क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। राज ठाकरे ने जो किया है उसको हम डिसरप्शन बोल सकते हैं। जो एक ढंग की राजनीति एक तरीके से चल रही थी कि 3 पार्टियां एक साथ हो गई है, उन्होंने गवर्नमेंट बनाया और सबसे बड़ी पार्टी होकर बीजेपी अपोजिशन में बैठी है। ठीक है, बीजेपी बार बार अलग अलग भ्रष्टाचार के आरोप लगाएगी, विधानसभा में धमाल करेगी, कुछ आंदोलन करेगी और तीनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ बयान देते रहेंगे। ये तो चल रहा था, 2 साल से चल रहा था, हम देख रहे हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है कि महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे 3 पार्टियां हैं, उनके कुछ नेता मंत्री, उन पर सीबीआई की कार्रवाई हो सकती है, ईडी की, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो सकती है। फिर उसका जवाब देने के लिए महाराष्ट्र की जो सरकार है जो बीजेपी के खिलाफ है, वो बीजेपी के कुछ नेताओं को सताने की कोशिश कर रही है और फिर उस पर से आरोप प्रत्यारोप जोर शोर से चल रहा है। लेकिन क्या सत्ता बदल के चांसेस है? हाँ, बीच बीच में देखो, सत्ता में बैठे जो लोग होते हैं उनके जो समर्थक होते हैं, उनके एमएलए होते हैं, उनमें कुछ नाराज़गी वगैरह होती है, उसकी भी खबरें आती है। तो फिर वो खबरें आई तो हाँ अभी सरकार गिरेगी क्या, ये शुरू हो जाता है। लेकिन सरकारें ऐसी नहीं गिरती, ना सरकारें ऐसी बनती है। सरकार बनती जब है तब उसके पीछे हर पार्टी और उनके नेताओं के कुछ गणित होते हैं। वो अपना अपना फायदा देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करने की भी कोशिश होती है। तो इसलिए सरकार बनाना और गिराना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक जो बवाल होता है, भूचाल होता है, वो अलग होता है। और इसलिए राज ठाकरे जो लेकर आए वो भूचाल है, इसको हम डिसरप्शन बोल सकते हैं। जो रूटीन की राजनीति चल रही थी, सत्ता में बैठे सत्ता के मज़े लेंगे, उठाएंगे, मज़ा उठाएंगे, और विरोध में बैठे वो उनके खिलाफ गाली गलौज करेंगे, आरोप करेंगे। ये तो रूटीन की राजनीति है। लेकिन राज ठाकरे ने पिछले 1 महीने में एकदम डिसरप्शन लाया है। जो कुछ था वो गड़बड़ा गया है, लड़खड़ा गया है। सरकार भी लड़खड़ा गई है। अपोजिशन के हम तंबू में देखें तो उधर भी कोई क्लियर सिग्नल नहीं आ रहे, इसलिए मैं इसको डिसरप्शन बोलता हूँ। लेकिन इस भूचाल से या इस डिसरप्शन से महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी या सत्ता पलट होगा, ये मैं नहीं मानता। और इसका कारण ये है कि सत्ता का जो गणित होता है वो विधायकों की संख्या पर होता है। और कल परसों की बात है कि हमारे जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है अजित दादा पवार, उन्होंने कहा अरे 145 विधायक इकट्ठा करो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है। तो हमारे पास यानी आज जो सत्ता में 3 पार्टियां बैठी है उनके पास 145 से ज़्यादा एमएलए है और वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, तब तक ये सरकार चलेगी। यही तो डिप्टी सीएम बोल रहे, अजित दादा पवार बोल रहे। लेकिन इसमें बदल होगा क्या, ये अगर हमें देखना है तो उसके कुछ सिग्नल मिलने चाहिए, उसके कुछ संकेत मिलने चाहिए कि क्या एमएलए की संख्या में गड़बड़ हो सकती है,
और गड़बड़ होने के चांसेस है कि नहीं है। अब ये हमें तब पता चलता है जब वोटिंग होती है। अब महाराष्ट्र की सरकार ने पिछले 2 साल में किसी भी तरीके का चुनाव ही ना हो, इसलिए बार बार कोशिश की है, विधान परिषद का चुनाव हो या और कोई चुनाव हो, वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी अभी कि अभी जुलाई में यानी 2 महीने में देश के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। और दूसरी बात यह कि महाराष्ट्र विधानसभा से राज्यसभा में चुने जाने वाले 6 या 7 MP जो है उनके भी चुनाव होने। और यहाँ ये ऐसा चुनाव है कि जिसमें वोटिंग होनी ही है, उसमें से कोई चालाकी नहीं कर सकता कि भाई एडजस्ट करो, नो एडजस्टमेंट। हाँ, एक बात है कि राज्यसभा के जो चुनाव है उसमें जितनी जगह खाली है उतनी ही उम्मीदवार होंगे तो वोटिंग नहीं होगी। जैसे उद्धव ठाकरे को MLC बनाने के लिए जो चुनाव हुआ था, उस वक्त उन्होंने मान लिया था कि भाई हमारी लाचारी है, हमको चीफ मिनिस्टर को MLC बनाना है और वोटिंग इम्पॉसिबल है, वोटिंग में गड़बड़ हो सकती है, तो वोटिंग ही टाल दो। इसलिए उन्होंने बीजेपी को एक MLC ज़्यादा दे दिया। 9 सीटें थी तो उसमें से 3 सीटें बीजेपी को आराम से मिल सकती थी, 5 सीटें महाविकास आघाड़ी को आराम से मिल सकती थी, और 1 सीट जो थी उसमें वोटिंग आगे पीछे हो सकता था, लेकिन इसके लिए वोटिंग लेना पड़ता और गड़बड़ हो जाती। इसलिए महाविकास आघाड़ी ने मान लिया कि भाई आप 4 कैंडिडेट खड़े करो, हम 5 कैंडिडेट खड़े करते, लेकिन वोटिंग ना हो। अब देखिए, महापालिका नगर पालिका इकाइयों के वो चुनाव नहीं चाहते महाविकास आघाड़ी, फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो तो बिल्कुल होगा, उसमें वोटिंग करना ही पड़ेगा। और जैसे देश भर के हर विधानसभा के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में अपना मतदान करेंगे, उसी तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा विधायक हैं उनको भी मतदान करना पड़ेगा। देश लोकसभा में और राज्यसभा में महाराष्ट्र के जो MP है उनको भी मतदान करना पड़ेगा। और वो मतदान महाराष्ट्र की जो आज की सरकार है उसके स्टेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लोकसभा की तो बात अलग है, 23 तो बीजेपी के है, एक नवनीत राणा वो तो उनके साथ जाने वाली है, तो 24 बीजेपी के पक्के हैं, शिवसेना के 18 है, NCP के 4 है, कांग्रेस का 1 है, MIM का 1 है, वो बात छोड़ दो। लेकिन विधानसभा में जो लोग आज विधायक सत्ता के साथ है, 170 कुछ माने जाते, 168 या 170, 170 हो गए, क्या वो पूरे के पूरे उनके साथ है? क्या लोकसभा में शिवसेना के जो 18 MP है, क्या वो पूरे के पूरे शिवसेना के साथ रहेंगे राष्ट्रपति चुनाव में? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि लोकसभा की जो टर्म है उसमें से 3 साल निकल गए और 1.5 साल के बाद फिर से लोकसभा के चुनाव की सुगबगाहट शुरू होगी। और शिवसेना फिर से 18 MP चुनकर लाने में सक्षम नहीं है, भले कांग्रेस और NCP उनके साथ हो। फिर भी जब मोदी का करिश्मा चलता है तो आपने अपने गुजरात और राजस्थान में देखा, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन 25 के 25 लोकसभा सीटें मोदी जी जीत कर गए थे, बीजेपी ने जीत ली थी। तो महाराष्ट्र क्या अलग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में वो ट्रेंड दिखाई दिया है। पिछले चुनाव में शिवसेना के 18 और बीजेपी के 23 यानी 48 में से 41 अलायंस के लोग चुनकर आए थे, क्योंकि शिवसेना मोदी जी के साथ थी। अगर शिवसेना बीजेपी से अलग हटकर लोकसभा लड़ेगी तो उसमें से 18 फिर से नहीं आएंगे, 4 भी आएंगे कि नहीं मुश्किल है।
इसलिए आज शिवसेना के जो 18 एमपी है उसमें से कम 10 से 15 एमपी उनको फिर से चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। तो अगर उनको अगले चुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट बनना है तो उसकी शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव के दरमियान हो सकती है कि भाई हम अभी भी राष्ट्रपति को आपको वोट दे देंगे, लेकिन लोकसभा में हमको बीजेपी में ले लो और हमको फिर से एमपी बनाओ, ये डिमांड की जा सकती है। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रपति का चुनाव बहुत डिसिसिव होने वाला है। और पिछले कुछ महीनों में हम एक महीने में जब से राज ठाकरे फुल फॉर्म में आ गए, इन्होंने मस्जिदों के लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का मामला उठाया है, शरद पवार पर डायरेक्टली हमला किया है। ये सब बातें होने के बाद एक पिक्चर क्लियर होता जा रहा है कि महाराष्ट्र में विधायकों की संख्या बल पर सत्ता में बैठी हुई जो महाविकास आघाड़ी है वो 2 साल पहले जितनी पक्की थी, एकजुट थी, उतनी आज नहीं रही है। और उसमें अगर कुछ टुकड़े होने के चांसेस है, कुछ गड़बड़ होने की, भगदड़ होने के चांसेस है, तो उसके लिए सबसे पहली संभावना, अपॉर्चुनिटी राष्ट्रपति चुनाव में होगी। क्योंकि एक बात होती है दोस्तों, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब बड़े लोगों के मामले होते, दांवपेच होते। छोटे जो होते नेता, विधायक, वो अपनी विधायकता पर ही खुश होते हैं। उनको फिर से विधायक बनना है, कम से कम मिनिस्टर बने तो लॉटरी, लेकिन कम से कम हम विधायक है तो फिर से विधायक बने, ये उनकी प्रायोरिटी रहती है। और अगर जो सत्ता में आज बैठे हैं वो पार्टियां चुनाव हारने वाली है ऐसा लगता है तो उनके एमएलए ज़्यादा से ज़्यादा टूटते हैं, वो जीतने वाले की तरफ जाते हैं। ये हमने देश की पिछले 50-60 साल के चुनावी राजनीति में बार बार देखा है। लेकिन उसके सिग्नल्स पहले से आना शुरू हो जाते हैं। चुनाव का टाइम हो जाता है, चुनाव का मौसम आ जाता है, उस समय ये होता है। लेकिन उससे भी पहले कुछ बातें हमारे सामने आ जाती है। इस पार्टी का कोई एमएलए है, एमपी है, वो बातें या बयान ऐसे बनाएगा कि खुद के पार्टी के खिलाफ और दूसरी पार्टी के समर्थन में दिखाई देती है। तो ऐसे लोग टूट के कगार पर है, पार्टी छोड़ने के कगार पर है, ये सिग्नल हमें मिल जाता है। तो लोकसभा, राष्ट्रपति का चुनाव मुझे लगता है उसके लिए एक बड़ी निशानी हमें मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें आधे वोट जो है, राष्ट्रपति को जो वोटिंग होता है उसमें से आधे वोट लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी है उनके होते हैं, और आधे वोट अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा के विधायक है उनमें बट जाते हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी के पास विधायक कम है और उससे मानो 1.5 गुना विधायक महाविकास आघाड़ी यानी नॉन बीजेपी विधायक ज़्यादा है। फिर भी अगर राष्ट्रपति के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र से वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेंगे, इसका मतलब साफ है कि महाविकास आघाड़ी के बहुत सारे विधायक टूटने की कगार पर है, टूटने की कगार पर है। या एक बात तो साफ है कि जो कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए बीजेपी सामने लाने वाली है वो पहले से जीत गया है, उसका नाम तय करना बाकी है। इसका कारण है बीजेपी के पास पर्याप्त वोट है आज भी। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा मिलाकर जितने वोट राष्ट्रपति चुनकर लाने के लिए चाहिए उतने पर्याप्त वोट बीजेपी के पास पहले से ही है। इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ओडिशा के बीजू जनता दल और आंध्र के वाईएसआर कांग्रेस यानी नवीन पटनायक
और जगन रेड्डी, ऐसे दो चीफ मिनिस्टर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि हम तो बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। इसका मतलब आज ही बीजेपी भारी बहुमत में है राष्ट्रपति चुनकर लाने के लिए। उनको डर नहीं है, उनको किसी के वोट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में जो शिवसेना के अगर एनसीपी वगैरह के विधायक या एमपी हो गए, उनको तोड़कर उनके वोट ले आओ तो ही हमको, जैसे आपको याद होगा कि कांग्रेस की प्रतिभा पाटिल या प्रणबदा मुखर्जी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त शिवसेना बीजेपी के अलायंस में थी, फिर भी शिवसेना ने दोनों बार वोट किसको दिए थे? कांग्रेस कैंडिडेट को दिए थे। और इसलिए प्रणबदा मुखर्जी हो या प्रतिभा पाटिल मातोश्री पर बाला साहब से मिलने आए थे। बात इतनी सीधी है। लेकिन आज ऐसे वोट बीजेपी को नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त वोट है और जो कुछ थोड़े फार कम हो गए तो वो भी देने के लिए बीजू पटनायक और जगन रेड्डी रेडी बैठे। इसलिए कहीं से तोड़ मरोड़ कर वोट लाए, ये ज़रूरत बीजेपी को नहीं है। ऐसे माहौल में अगर महाविकास आघाड़ी के कुछ एमएलए या शिवसेना कुछ एमपी लोकसभा के अगर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं और खुले तौर पर या छुपे छुपे बीजेपी के साथ इस पर बात करते हैं, तो मान लो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। ये भगदड़ होने के कगार पर आकर खड़े हैं। इसका सिग्नल हमें राष्ट्रपति चुनाव में मिलेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में महाराष्ट्र के जो वोट, क्योंकि ये वोट कहाँ से कहाँ जाते हैं इसका बिल्कुल पता चल जाता है कि महाराष्ट्र में 288 विधायक है, इन्होंने वोटिंग की, तो महाराष्ट्र का जो वोटिंग है उसका काउंटिंग होता है, तो उसमें पता चल जाता है कि अगर बीजेपी के पास 110 से ज़्यादा विधायक है ही नहीं, फिर भी बीजेपी के राष्ट्रपति चुनाव के जो कैंडिडेट है उनको अगर 140 से ज़्यादा एमएलए के वोट मिले, इसका मतलब साफ है कि महाविकास आघाड़ी के 30 विधायक बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। अगर लोकसभा में जो चुनाव वोटिंग होगा उसमें महाराष्ट्र का जो चुनाव है, महाराष्ट्र के जो एमपी है उनमें से बीजेपी के समझो 30 एमपी है और 30 एमपी की जगह उनको अगर 38 या 40 एमपी के वोट मिलते हैं, तो मामला साफ हो जाता है कि अरे महाराष्ट्र के बहुत सारे एमपी बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, तो बात क्लियर है कि वो शिवसेना के हो गए, क्योंकि बाकी के 18 शिवसेना के, एनसीपी के तो सिर्फ 4 कांग्रेस अकेला है। इसलिए मेरा मानना है कि राष्ट्रपति चुनाव ये महाराष्ट्र में सत्ता पालट होगा या नहीं, इसका सबसे बड़ा सिग्नल होगा, सबसे बड़ा सिग्नल होगा। इसलिए हमें एक बात समझना ज़रूरी है, एक बात समझना ज़रूरी है कि राष्ट्रपति चुनाव जो और 2 महीने, अगले 2 महीने में होने वाला है, उसमें वोटिंग पैटर्न क्या होगा ये हमें बताएगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।